साइकोलॉजी में दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? दोस्तों, सफलता से ही सफलता मिलती है, ये जो अधिगम सीखने का जो नियम है, ये किस पर नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर, आवश्यकता के नियम पर, अभ्यास के नियम पर या फिर तत्परता के नियम पर? तो दोस्तों, सफलता से ही पहली बार जब सफलता मिलती है, उस सफलता से फिर दूसरी बार सफलता प्राप्त होना ही उसके प्रभाव के कारण प्राप्त होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम पर ये आधारित है, सफलता से ही सफलता मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका प्रभाव का नियम है। अगला प्रश्न है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार खेल क्या है? तो दोस्तों, खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला ही है। खेल दोस्तों एक प्रकार की एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित प्रक्रिया होती है। खेल वह है जो हम करते हैं, नहीं होता है। जन्मजात प्रवृत्ति है खेल, ये भी नहीं है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, ये भी नहीं। स्टर्न एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार खेल की परिभाषा इनके अनुसार दी गई है। खेल एक प्रकार की ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। करेक्ट आंसर ए वाला है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में किस अवधि को दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता की अवस्था माना है? दोस्तों, कोहलबर्ग एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में किस अवधि को दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता की अवस्था बताया? तो दोस्तों, दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुक्ता की अवस्था कौन सी होती है? तो 1 से 5 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, 8 से 15 वर्ष, 10 14 से 20 वर्ष। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों, उसे नैतिकता विकास सिद्धांत के अनुसार कोहलबर्ग ने दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुक्ता की अवस्था बताया है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूह तथा संस्थाओं के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? दोस्तों, विकास की यहाँ पर 4 अवस्था बताई गई हैं। शेषवावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चारों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सामाजिक समूह और संस्थाओं के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? तो दोस्तों, वो कर लेता है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो सामाजिक समूह और संस्थाओं के प्रति अपनी मनोवृत्ति को विकसित कर लेता है। दोस्तों, कई बार एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? दोस्तों, जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत कौन सा है जीन पियाजे के अनुसार? तो समंजन। दोस्तों, समंजन तो इसका इसी के असंगत है। संरक्षण ये वाला नहीं है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है संरक्षण। आत्मसातीकरण करना जीन पियाजे के अनुसार ये एक प्रकार का जैविक अनुकूलन है, और संतुलीकरण भी एक प्रकार का जैविक अनुकूलन है, और समंजन भी। करेक्ट आंसर इसका दो संरक्षण। संरक्षण से इसका कोई संबंध नहीं है। तो जीन पियाजे के अनुसार जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों में संरक्षण दोस्तों असंगत है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। छठा प्रश्न है, जब बालक रिक्त स्थान अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। दोस्तों, कोई बालक अपनी किस अभिप्रेरणा से प्रेरित होगा तो वो किसी कार्य को करने में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होगा? तो अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि या बाह्य? दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका उपलब्धि। अगर उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित होगा बालक, तो वो अपने कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। करेक्ट आंसर इसका उपलब्धि अभिप्रेरणा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, जब कोई शिक्षार्थी किसी सामग्री को लिखकर या बोलकर आत्मसात कर लेता है तो इस प्रकार का शिक्षार्थी का सीखना कहलाता है। तो अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना या फिर अर्थपूर्ण सीखना? तो दोस्तों, अगर कोई बालक अगर लिखकर या बोलकर आत्मसात कर लेता है तो वो अर्थपूर्ण तो होता ही नहीं है, रटकर भी नहीं होता है और अन्वेषण भी नहीं होता। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों अभिग्रहण करना। अभिग्रहण के माध्यम से सीखता है वो, लिखकर या बोलकर उस बात को आत्मसात कर लेता है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है ए। दोस्तों, प्रश्नों का लेवल थोड़ा हाई है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। शिक्षार्थियों के कौशल, ज्ञानोपार्जन, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मापन हेतु सरलतम साधन क्या है? कौशल और ज्ञानोपार्जन एवं व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मापन करने के लिए सरलतम साधन कौन सा है? तो दोस्तों, इनके गुणों का मापन करने के लिए मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, बंद किताब परीक्षा या खुली किताब परीक्षा? करेक्ट आंसर क्या है इनमें से? तो दोस्तों, ज्ञानोपार्जन के लिए कौशल, ज्ञानोपार्जन और व्यक्तित्व से संबंधित गुणों का मापन करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है मौखिक परीक्षण।
मौखिक परीक्षण के माध्यम से दोस्तों ज्ञानोपार्जन और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का आकलन अच्छे तरीके से आसानी से किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने वाली बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 तत्व दिए गए हैं। कौन कौन से? संतोष, खेल, प्रेरणा और निष्क्रियता। इन चारों में से बच्चे को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है, इसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें संतोष शामिल होता है, खेल भी इस प्रक्रिया में शामिल होता है, प्रेरणा भी शामिल होता है, निष्क्रियता इस प्रक्रिया में शामिल नहीं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। कौन सा तत्व नहीं पूछा गया है? तो इसका आंसर है निष्क्रियता। 10वां प्रश्न है, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों को अपनी और खुद से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता हो तो बालक के द्वारा किया गया किस प्रकार का चिंतन है? दोस्तों चिंतन से संबंधित ये प्रश्न है। जब कोई बालक अपने को दिए गए तथ्यों को खुद कुछ नया जोड़कर उसमें निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की योग्यता अगर रखता है वो बालक, तो दोस्तों बालक के द्वारा किया गया चिंतन किस प्रकार का कहलाता है? दोस्तों इस प्रकार के जो चिंतन होता है ना, उसे सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? सृजनात्मक चिंतन। क्योंकि अभिसारी चिंतन नहीं होता है ये। आलोचनात्मक चिंतन, इसमें आलोचना का कोई रोल नहीं है। साधारण चिंतन भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सृजनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? दोस्तों टीचर जो होते हैं उनको शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन का उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को किन के प्रति सचेत रहना चाहिए? फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य देना, ये वाला ऑप्शन नहीं है। विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी देना, ये वाला भी नहीं है। विभिन्न समूह में बांटकर तुलना करना, ये वाला भी नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में सीखने के विविध तरीकों का प्रयोग करना। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आकलन को उपयोगी बनाने के लिए दोस्तों शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में सीखने वाली जो तकनीकी और विधियां हैं, तरीके हैं, उनके बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग करना इसका और इसके प्रति सचेत रहना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी वाला। 12वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विधि मानी जाती है। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों का जो आईक्यू लेवल है वो 130 से अधिक होता है। किंडरगार्टन विधि ये बच्चों के लिए, ये भी नहीं। योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है योजना विधि। अगर प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की गई तो वो विधि योजना विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। करेक्ट आंसर इसका योजना विधि बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप। अगला है 13वां प्रश्न, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर। छात्र जो होते हैं उनके मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना है तो दोस्तों उनसे परिचर्चाओं का आयोजन करना पड़ेगा, अंतराक्षरी का आयोजन ये भी करना पड़ेगा, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन ये भी करना पड़ेगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 13वें प्रश्न का आंसर है डी वाला उपरोक्त सभी, क्योंकि छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए हमें परिचर्चाओं, अंतराक्षरियों जैसे आयोजन करना पड़ता है, भाषण प्रतियोगिता, इन सभी प्रकार से उसका विकास किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। अगला है 14वां प्रश्न, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों छात्रों को अपने अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो उन्हें दोस्तों परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। करेक्ट आंसर इसका तो यही है। समायोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, समायोजन तो कर लेते हैं। निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें से कोई नहीं। परामर्श की आवश्यकता पड़ती है ऐसे बालकों को। दोस्तों छात्रों को अपने अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यकता? तो दोस्तों सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बालक का विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों बच्चे का विकास प्रारंभ कब होता है? दोस्तों साधारण सा प्रश्न है वीडियो के अंत में। जन्म से पूर्व से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भधारण के पश्चात से ही बालक का विकास, शारीरिक विकास शुरू हो जाता है। इसलिए विकास जन्म से पूर्व हो जाता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, ये अवस्था इनसे कोई संबंध नहीं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने कोई भाई बहन टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके पास शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा उसकी जानकारी कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।